इतनी सरसम्बा की बनी म्यूट क्यों नहीं अनम्यूट होता? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे 22 थैंक यू। हमारे साथ 22 पार्टिसिपेंट्स हैं। कैन वी कंटिन्यू? जी, ये जो मैंने सामने स्लाइड शेयर किया यहाँ तक पढ़ लिया था या इससे आगे भी? ये लास्ट स्लाइड थी ना? यस सर, यहीं तक किया था जी, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाएंगी, तो ज़रा ध्यान से। मेमोरी में जब मेमोरी में रैम में जो डाटा स्टोर होता है उसको यूजुअली बिट और बाइट का डिफरेंस आप लोगों को पता है? बिट और बाइट में क्या फ़र्क होता है? यस सर। ओके गुड। बिट 1 0 या 1 1 जिस जगह पे स्टोर हो सकते हैं 0 या 1 उसको बिट कहते हैं। और 8 बिट्स किसी जगह अगर स्टोर हो सकती हैं या 8 बिट मिलके ये जो वर्ड बनाती हैं उसको बाइट कहते हैं। तो एक बाइट 8 बिट से 8 बिट से मिलके बनता है। 8 बिट्स होंगी तो एक बाइट बनेगा। तो यूजुअली तो हम एक बाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं मेमोरी में मोस्ट आर्किटेक्चर्स में, लेकिन सम टाइम मेमोरी की अलाइनमेंट इस तरह होती है कि ब्लॉक बने होते हैं मेमोरी में, और एक ब्लॉक जो होता है वो 4 बाइट से मिलकर बना होता है। तो हमें पूरा का पूरा वर्ड यानी कि 4 बाइट इकट्ठे लाने पड़ते हैं प्रोसेसर में, और 4 बाइट इकट्ठे वापस प्रोसेसर से मेमोरी में भेजने पड़ते हैं। अब वो 4 बाइट की 2 ओरिएंटेशन हो सकती हैं। एक ओरिएंटेशन ये है कि लेफ्ट साइड पे लीस्ट सिग्निफिकेंट हो और राइट साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, राइट? तो इस तरह की और अरेंजमेंट को कहते हैं बिग एंडियन, राइट? और एक होता है कि राइट साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट हो और लेफ्ट साइड पे लीस्ट यानी कि उसके इनवर्स, उसको कहते हैं लिटिल एंडियन। तो ये 2 तरह के फॉर्मेट हैं, एक लिटिल एंडियन है और एक बिग एंडियन है। अब नीचे प्रोसेसर्स के नाम भी लिखे हुए हैं कि IBM में बिग एंडियन फॉलो होता है, मोटोरोला में बिग एंडियन फॉलो होता है, MIPS में बिग एंडियन फॉलो होता है, स्पार्क एक प्रोसेसर उसमें बिग एंडियन, HP में भी, इंटेल में लिटिल एंडियन फॉलो होता है, अल्फा में विंडो NT में लिटिल एंडियन फॉलो होता है। तो ये 2 डिफरेंट फॉर्मेट हैं, 2 टर्मिनोलॉजीज हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि लिटिल एंडियन और बिग एंडियन में क्या फ़र्क होता है। अब अगर हमने 4 बाइट इकट्ठे एक्सेस करने हैं तो हमारे पास एड्रेस जो होंगे वो भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। एक एड्रेस 0 हो, एक 4 हो, इनफैक्ट एक अगर 1 एड्रेस है, दूसरा 4 हो, तीसरा 8 हो, चौथा 12 हो, ताकि हम 4 बाइट को इकट्ठा एड्रेस एक्सेस करें। तो जितने भी हमारे एड्रेसेस होंगे वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर 4 का हमने मल्टीपल एड्रेसेस को बनाना है तो उसमें हमें जो हम एड्रेस में एक चीज़ पढ़ते थे ऑफसेट, तो ऑफसेट हमने पिछले एग्जांपल में 8 सपोज किया था, तो 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 बन जाएगा। तो 32 ऑफसेट क्या होगा, वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो एक बेस एड्रेस होता है जो S2 में पड़ा होता है, S3 में पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल इन दिस केस, और उसके साथ ऑफसेट जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होके उसमें ऐड होगा, ताकि हम 4 बाइट के गैप से मेमोरी को एड्रेस करें। गैप से क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उस गैप के अंदर मौजूद 4 बाइट्स को इकट्ठा एक्सेस कर लेंगे, राइट? अब एक और टर्मिनोलॉजी है कि अगर हमारे पहले लिटिल एंडियन और बिग एंडियन की डेफिनेशन इधर दोबारा देख लेते हैं। MSB स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर
हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट साइड पे है, सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 अरेंजमेंट देखें 0 1 2 3, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो लेफ्ट साइड पे है 3 और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट साइड पे है, तो इस चीज को कहते हैं बिग एंडियन। और अगर इससे इनवर्स है जो रेड कलर में लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं लिटिल एंडियन। तो ये दो तरह के फॉर्मेट है। एक चीज, दूसरी चीज ये है जो डाटा हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जो वेरिएबल जो कि हमें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम मेमोरी में ऐसी जगह डाल देते हैं, खास जगह जिसका नाम है क्या इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, स्पेलिंग, सॉरी मेरे उस पर नहीं आ रहा ज़बान पे ये वर्ड। तो इन शॉर्ट के हमने जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला डाटा है उसको खास किस्म के रजिस्टर में डाल देना है और उस रजिस्टर का ये नाम है। ओके, एक सी का कोड आ गया जी। ओ गुड, A12 इज इक्वल टू H प्लस A8। अब दो जगह पे मेमोरी के एड्रेसेस हैं, एक A12 है जिसमें ऑफसेट A है और सॉरी ऑफसेट 12 है और बेस एड्रेस A है, और दूसरा मेमोरी का एड्रेस क्या है कि ऑफसेट 8 है और वो उसका बेस एड्रेस 8 A है, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि मेमोरी से डाटा उठा के उसको प्रोसेस करके वापस मेमोरी में स्टोर करा रहे हैं, क्यों कि दो दफा मेमोरी का एड्रेस आ गया। दोनों केसेस में बेस एड्रेस सेम है, क्या है A, और A कौन से रजिस्टर में पड़ा हुआ है, S3 में पड़ा हुआ है A। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं A8 को, A8 को लोड करवाते हैं, लोड वर्ड एक टेम्परेरी रजिस्टर में, और ऑफसेट कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32। मैंने कहा कि 4 बाइट हम इकट्ठे उठाएंगे, या लिटिल एंडियंस उठाएंगे या बिग एंडियंस उठाएंगे, राइट। तो अगर 4 बाइट इकट्ठे उठा रहे हैं तो ऑफसेट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 32 ऑफसेट आ गया। और बेस एड्रेस क्या है ए कहाँ पे है S3 में, तो S3 प्लस 32 मेमोरी का एक एड्रेस बन जाएगा। लेट मी ड्रा दी मेमोरी का एक एड्रेस बन जाएगा जो क्या होगा 32 प्लस जो S3 के अंदर वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल मेमोरी में इस जगह पॉइंट हो रही है, राइट। तो उस वैल्यू उठाएगा और वो वैल्यू सॉरी एक रजिस्टर में आ जाएगी, और उस रजिस्टर का क्या नाम है T0। T0 में वैल्यू आ गई। अब T0 को क्या करना है, हमने H के साथ ऐड करना है, और H जो है वो S2 में है लेट्स सपोज, तो S2 और T0 को ऐड कर दिया, और दोबारा T0 एक टेम्परेरी वेरिएबल है, उसमें दोबारा रिजल्ट को हम स्टोर कर सॉरी तो T0 में दोबारा हमने रिजल्ट स्टोर कर दिया ऐड करके। अब ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने आंसर किसी रजिस्टर में नहीं डालना, अभी तो हमने T0 में डाला हुआ, लेकिन रजिस्टर में नहीं डालना, मेमोरी पे डालना है। किस जगह पे मेमोरी पे डालना है, A×12, इसका मतलब S3 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48, तो S3 प्लस 48 एक मेमोरी का नया एड्रेस बन गया। फॉर एग्जांपल वो ये एड्रेस है, वो जो T0 की वैल्यू है वो स्टोर करवानी है किस में, इस एड्रेस पे। वो वैल्यू यहाँ से आएगी और इस एड्रेस पे जाके राइट हो जाएगी। तो अब ये एक और इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली कि स्टोर वर्ड कैसे होता है, कि रजिस्टर से डाटा उठा के मेमोरी के ऊपर कैसे स्टोर करते हैं। तो ये एग्जांपल क्लियर है, नहीं तो क्वेश्चन करें काइंडली। कि हमने इसमें ओवरऑल समरी क्या है कि मेमोरी से डाटा उठा के रजिस्टर में लाए, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, रिजल्ट रजिस्टर में सेव किया, फिर उस रिजल्ट को दोबारा मेमोरी में प्रोसेसर से बाहर ले गए। तो तेहरा आजम आपको ये क्लियर है? नो सर, सही ऐड से आगे फिर से बता दें, ऐड वाला स्पेशली लोड वर्ड तक समझ आ गया। हेलो, ओके, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। पहले मैं इसके ऊपर ये ड्राइंग को डिलीट कर दूं।
जी कि लोड वर्ड का समझ आ गया कि हमने 32 प्लस S3 करके एक एड्रेस निकाल लिया और उस एड्रेस से वैल्यू को निकाल के हम T0 में लोड कर दी। अब हमने करना क्या है इसमें कि H को इस T0 इस वैल्यू जो मेमोरी के अंदर वैल्यू पड़ी है वो रीड करके H में ऐड करनी है। तो वैल्यू रीड होके T0 में आई पड़ी है, उसको ऐड किस में करना है, H में। और H कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक और रजिस्टर में पड़ा हुआ है, S2 में पड़ा हुआ है। S2 और T0 को आपस में हमने ऐड कर दिया है। अब ऐड करके दोबारा रिजल्ट हम T0 में स्टोर करवा रहे हैं, एक टेम्परेरी रजिस्टर है, लेकिन करवाना हमने कहाँ पे है, अल्टीमेटली मेमोरी के अंदर करवाना है। कैसे पता कि जब ये ब्रैकेट आ जाती है तो इसका मतलब ये मेमोरी का एड्रेस है। ओके, अब अपने मेमोरी के लिए लेके जाना है तो ये एड्रेस निकालना पड़ेगा। ये एड्रेस कैसे निकलेगा, ए रजिस्टर है S3 और उसमें ऐड करना है ऑफसेट, और ऑफसेट कितना है 12, लेकिन हमने ऑफसेट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों कि हम मेमोरी को ब्लॉक बाय ब्लॉक रीड और राइट करवा रहे हैं। तो 12 × 4 48 बनता है। 48 ये तो सर S गुड, तो एक नया एड्रेस बन जाएगा 48 प्लस S3 फॉर एग्जांपल वो ये एड्रेस है। तो जो T0 की वैल्यू थी वो कहाँ चली जाएगी 48 प्लस S3 वाले एड्रेस के ऊपर। और इसके लिए क्योंकि अब हम रजिस्टर से मेमोरी को डाटा भेज रहे हैं तो स्टोर वर्ड, इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर वर्ड कहते हैं। तो अब हम ये स्टोर वर्ड के जरिए से ये काम करेंगे। गॉट द पॉइंट? यस सर। गुड। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी मैं आगे मूव करता हूँ। अब है कि इन द प्रीवियस केस दोनों वैल्यूज एक मेमोरी में पड़ी हुई थी, एक रजिस्टर में पड़ी हुई थी। अब एक वैल्यू को हम कांस्टेंट सपोज करते हैं कि किसी चीज के अंदर 5 फिक्स वैल्यू एक ऐड करनी है। तो फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट को इसमें कहते हैं इमीडिएट वैल्यू, इमीडिएट ऑपरेशन, राइट। अब इमीडिएट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू किसी एक रजिस्टर में ऐड करनी है तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐड आई है। सिंपल ऐड नहीं है, ऐड आई है। ऐड आई का मतलब क्या है कि S3 में एक कांस्टेंट वैल्यू इधर डाल देंगे हम, फॉर एग्जांपल 4 है, S3 के अंदर जो वैल्यू है उसमें 4 ऐड कर देगा और वापस रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करेगा, S3 के अंदर स्टोर करेगा। तो S3 = S3 + 4 अगर करना होगा तो ऐड आई से करेंगे, ऐड इमीडिएट वैल्यू, आई स्टैंड फॉर इमीडिएट वैल्यू। तो इमीडिएट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू इस तरीके से ऐड होती है। तो दिस इज क्वाइट सिंपल, इसमें कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अच्छा, तीसरा एक डिजाइन प्रिंसिपल है कि मेक द कॉमन केस फास्ट, कि जो कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं उसको फास्ट बनाओ ताकि प्रोसेसर की स्पीड फास्ट हो। तो अब हमने एक बजाय इसके कि हम 4 एक रजिस्टर में डालते और फिर उस रजिस्टर को रीड करते, इस रजिस्टर को रीड करते, फिर दोनों को ऐड करवाते, असल तरीका तो ये था। लेकिन कॉमनली हम इंक्रीमेंट कॉमनली करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो हमने एक इंस्ट्रक्शन ही फिक्स करवा दी है प्रोसेसर की कि ये इंस्ट्रक्शन इमीडिएट वैल्यू का को ऐड किया करेगी। तो ये एक रूल ऑफ थंब है प्रोसेसर डिजाइनिंग में कि कॉमन चीज को फास्ट करो ताकि आप लोगों की ओवरऑल जो थ्रूपुट है, ओवरऑल जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए। जी अच्छा, उसी को इमीडिएट इंस्ट्रक्शन को आगे कंटिन्यू किया गया है कि स्मॉल कांस्टेंट आर यूज्ड ऑफन इन द टिपिकल कोड्स, के छोटे मोटे कांस्टेंट इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 2, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन वो की है, इंट्रोड्यूस करवाई है। ओके, पुट द टिपिकल कांस्टेंट इन द मेमोरी एंड लोड देम। वो कहता है कि इसके अलावा अगर कोई कांस्टेंट जो कि आप वो करवाना चाहते हैं उसको आप मेमोरी में स्टोर करवा लें और उनको रीड करवा लिया करें। कि आपने फॉर एग्जांपल अगर हर दफ़ा 4 से किसी चीज़ को या 99 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 99 को मेमोरी में स्टोर करवा दें और उसको रीड करवा लिया करें। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है कि क्रिएट द हार्ड वायर्ड रजिस्टर लाइक 0
फॉर कांस्टेंट लाइक 1, कि प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर बना हुआ है जिसकी वैल्यू हमेशा 0 है। तो अगर किसी भी चीज़ में 0 ऐड करना है तो अलग से 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 वाले रजिस्टर में ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है। या किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 0 लिखने की इमीडिएट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक फिक्स रजिस्टर जिसके अंदर वैल्यू 0 पड़ी हुई है वो प्रोसेसर में बना दिया गया, तो डायरेक्टली उस तरह रजिस्टर हम उसी रजिस्टर को हम कॉल कर लेंगे। तो इसको कहते हैं फिक्स, जो रजिस्टर होता है जिसके अंदर वैल्यू फिक्स होती है उसको कहते हैं हार्ड वायर्ड रजिस्टर, कि हार्ड इसके ऊपर फोर्स कर दिया है कि हाँ ये वैल्यू इसमें होगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू रीड और वैल्यू इसके ऊपर राइट नहीं हो सकती। रीड तो हो सकती है इससे वैल्यू, लेकिन इसके ऊपर और वैल्यू राइट नहीं हो सकती। तो ऐसे रजिस्टर को कहते हैं हार्ड वायर्ड रजिस्टर। तो वो कहता है कि जो टिपिकली कांस्टेंट आप बार बार यूज करना चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे बार बार ये काम करना पड़ेगा, तो आप इसी तरह एक हार्ड वायर्ड रजिस्टर बना दो। इट मीन कि उस रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू फिक्स हो, वो चेंज ही ना हो सके। तो ये एक अप्रोच है प्रोसेसर डिजाइनिंग के लिए। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और एग्जांपल्स आ गई उसी की। ऐड आई की, ऐड आई क्या था? इमीडिएट इंस्ट्रक्शन थी। ऐड आई एसपी एक रजिस्टर है, अब पहले S1 S2 नाम थे, अब एक और नाम आ गया, एसपी एक रजिस्टर है। एसपी के अंदर 4 एक फिक्स वैल्यू है, इसको ऐड करो और वापस रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करा दो? एसपी के अंदर। तो क्या ऑपरेशन हो रहा है? एसपी इज इक्वल टू एसपी प्लस 4। ओके, ये तो हमें समझ आती है, इसमें कोई इशू नहीं। एसएलटी आई एक और इंस्ट्रक्शन है कि S2 ये एक कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है कि अगर S2 15 से लेसर है तो T0 को 1 कर दो, अगर S2 के अंदर जो वैल्यू है वो 15 से ग्रेटर है तो T0 को 0 कर दो। ये एक कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है। अगर ये यहाँ से समझ नहीं आती तो यहाँ पे इसकी कमेंट में, इसकी ये कमेंट्स हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इफ S2 इज लेस देन 15 तो T0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये एक थोड़ी सी और डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन आ गई है, तो इसमें समझने में कोई इशू तो नहीं है? नो सर। ओह गुड, ग्रेट। अच्छा, अब हमने एक फॉर्मेट तो पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन इस तरह की होगी कि पहले ऑपरेशन कोड आएगा, सॉरी ओके, पहले ऑपरेशन कोड आएगा, फिर जहाँ से आप बेस कोड रीड करना है, बेस एड्रेस रीड करना है वो आएगा, फिर बेस ऑफसेट आएगा, और फिर उसके बाद जहाँ पे डेटा स्टोर करवाना है वो चीज़ आ जाएगी। इसको कहते हैं आई फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट है जो कि कॉमनली यूज होने वाला फॉर्मेट है। इसके अलावा और भी दो तीन और फॉर्मेट है। अब अगर देखा जाए तो एक जो ऑफसेट है, जो कांस्टेंट है वो 16 बिट का हो सकता है। इसी तरह एक यहाँ पे जो वैल्यू मैंने कहा था ऐड आई, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट हम डाल सकते हैं। इस कांस्टेंट के ऊपर लिमिट है, तो ये कांस्टेंट इस रेंज में हो सकता है -215 से लेकर +214 तक हो सकता है। इससे इस रेंज से बाहर, इससे छोटा या इससे बड़ा आप कांस्टेंट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो लिमिटेड है, उसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शन फिट इन करनी है। इससे बड़ा होगा तो वो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर 32 बिट के अंदर फिट इन नहीं आएगी, तो ये एक लिमिटेशन है जी। अब बाय द एंड हमने बहुत सारी टाइप की इंस्ट्रक्शन पढ़ ली हैं। अब हम बिफोर दिस और टाइप्स के इंस्ट्रक्शन देखें, हम ना रजिस्टर देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल रजिस्टर, मैंने कहा था कि 32 रजिस्टर है मिप्स के अंदर, वो कौन कौन से रजिस्टर हैं? 32 के 32 सब रजिस्टर डिस्कस करते हैं। एक रजिस्टर है 0, सबसे पहले वाला जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, उसका नाम क्या है? $ZERO, और इसके अंदर वैल्यू फिक्स है क्या? 0। इसको हार्ड वायर्ड रजिस्टर कहते हैं। स्पेलिंग गलत है, हार्डवेयर लिखा हुआ है, हार्ड वायर्ड होना चाहिए, राइट। कॉलम 1 में उस रजिस्टर का नाम है, कॉलम 2 में उस रजिस्टर का नंबर है कि वो 32 में से कौन से नंबर पे है, कॉलम 3 में उसका यूजेज है कि उसको आपने यूज कहाँ पे करना है, और कॉलम 4 के अंदर प्रिजर्व ऑन कॉल, ये कि अगर इसको आप कॉल करते हो तो इसके अंदर वैल्यू रहती है या कॉल करने के बाद डिलीट हो जाती है, राइट। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में भी डिस्कस करते हैं।
दूसरा रजिस्टर है AT। रजिस्टर AT है असेंबलर के लिए रिजर्व। अब असेंबलर इससे कोई काम करेगा, प्रोग्रामर इससे कोई काम नहीं करवा सकता। ओके, डोंट वरी। आगे रजिस्टर है V0 से लेकर V1 तक, और रजिस्टर नंबर क्या है 2 और 3। ये रिटर्न वैल्यू इनके अंदर आती है। जो वैल्यू रिटर्न होती है किसी भी कॉल में, किसी भी फंक्शन में, वो इसमें आती है। और ये प्रिजर्व ऑन कॉल नहीं होते। क्या कि जब एक दफ़ा इनको कॉल कर दिया, एक दफ़ा इनको यूज़ कर लिया, तो उसके बाद इनके अंदर से वैल्यू प्रिजर्व नहीं रहती, डिलीट हो जाती है। राइट, आगे चलते हैं। रजिस्टर A1 से लेकर A3 तक, रजिस्टर नंबर 4 to 7, इनको कहते हैं आर्गुमेंट रजिस्टर। फंक्शन को जो हम आर्गुमेंट भेजते हैं, हाँ, इनके अंदर इनको कॉल करने के बाद, आर्गुमेंट भेजने के बाद इनके अंदर वैल्यू प्रिजर्व रहती है, इनके अंदर वैल्यू डिलीट नहीं होती। टेम्परेरी रजिस्टर आ गए हैं T0 से लेकर T7 तक, और ये 29 में से 8वें नंबर से लेकर 15वें नंबर तक हैं। ये टेम्परेरी रजिस्टर हैं और इनके अंदर वैल्यू प्रिजर्व नहीं रहती। जब एक दफ़े इसकी वैल्यू को यूटिलाइज कर लेंगे तो उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी, प्रिजर्व नहीं रहेगी। तो ये एक काउंटर एग्जांपल आ गई है, गुड, ये चीज़ समझ आ गई हमें। उसके बाद आ गया सेव रजिस्टर S0 से लेकर S7 तक, और ये रजिस्टर नंबर 16 से लेकर 23 तक है, 29 में से। और ये प्रिजर्व ऑन कॉल हैं। इनको जितनी दफ़ा रीड करोगे, रीड करते रहोगे, यूज़ करते रहोगे, तो इनके अंदर वैल्यू डिलीट नहीं होगी। फिर कुछ और टेम्परेरी रजिस्टर आ गए हैं। पहले T0 से 7 तक आए थे, अब T8 से लेकर T9 तक आ गए हैं। अगेन तो ये प्रिजर्व ऑन कॉल नहीं है। देन उसके बाद रजिस्टर आगे GP स्टैंड फॉर ग्लोबल पॉइंटर। ये प्रोग्रामिंग में हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, ग्लोबल पॉइंटर। फिर स्टैक पॉइंटर, फिर फ्रेम पॉइंटर, ये डिफरेंट चीज़ें हम देखेंगे। ये प्रिजर्व ऑन कॉल हैं। फिर रिटर्न एडर, ये एक और हमारे पास वो है, रजिस्टर है, और इसको हम $RA से देखेंगे, यूज़ करेंगे, तो इसमें भी प्रिजर्व ऑन कॉल है। तो दिस टेबल शोज द टोटल 32 रजिस्टर विच आर अवेलेबल इन MIPS आर्किटेक्चर। तो इनका छोटा मोटा मैंने आपको हर रजिस्टर का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। तो इज देयर एनी जनरल क्वेश्चन फ्रॉम दिस? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर, ये जो रजिस्टर नंबर्स हैं ये प्री डिफाइंड है, ये चेंज नहीं हो सकते? लाइक अगर हम लोग हाँ, टॉलरेंस 0 की बात करते हैं तो अगर ये नीचे या ऊपर या कुछ भी हम लोग नहीं ना, कर सकते, प्री डिफाइंड ये है। फिक्स है। 32 रजिस्टर की रजिस्टर फाइल है ना, जो पिछले लेक्चर में हमने देखी कि रजिस्टर फाइल जी है सर। 0 से लेकर 32। 32। उनमें तो जो 0th लोकेशन है वो इस रजिस्टर की रिजर्व है। जो लोकेशन नंबर 4 to 8 है वो इसके लिए रिजर्व है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी लर्निंग के लिए क्वेश्चन है कि जब ये मैं इसके ऊपर पेन यूज़ करता हूँ तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होता है समझने में, या ये मैं जब यूज़ नहीं करता वो ज़्यादा यूज़फुल होता है लर्निंग में? सर ठीक है ये, क्योंकि जब आप बात पेन करते से हैं सर तो पता समझ चला आता है। होता है कहाँ से बात कर रहे हैं, किस पॉइंट पे हैं आप। ठीक है जी। किसी और ने क्या कहा? सर मैं भी यही कहती कि आप एक्सप्लेन करते हुए साथ लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। ओके, थैंक यू। चलें आगे मूव करते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो जी, अब आ गए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ना। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है कि उसके अंदर फिट करने के लिए, एक तो हमने आई टाइप का फॉर्मेट पढ़ा था, अब एक और फॉर्मेट आ गया है कि सबसे पहले ऑपरेशन कोड होगा, फिर उसके बाद हमारे पास 6 बिट का, इसका साइज कितना होगा 6 बिट। ऑपरेशन कोड क्या, ऑपरेशन स्पेसिफाई करेगा कि इसमें एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, या जो कुछ भी ऑपरेशन, या लोड वर्ड होगा या स्टोर वर्ड होगा, तो वो ऑपरेशन का एक नंबर होगा, हर ऑपरेशन का वो नंबर इसके अंदर होगा, कोड होगा वो कोड इसके अंदर होगा। उसके बाद RS क्या होगा, सोर्स रजिस्टर का एड्रेस होगा कि जहां से आपने वैल्यू को रीड करना है होंगे। तो RT जो होगा वो सेकंड सोर्स होगा, ये भी 5 बिट का होगा। ये 5 बिट का क्यों होगा, कोई बंदा जवाब दे सकता है कि ये 5 बिट का क्यों है?
सर वही 632 सर बिट्स इसके का रजिस्टर्स register अगर है। 32 हैं तो फिर ये 5 बिट का ही होगा। वाओ नाइस एग्जैक्टली, क्योंकि 32 रजिस्टर हैं तो 2 रेज़ टू पावर क्या है, तो 32 तो फिर बनता है 5, तो 32 5 बिट का ये होगा और 5 बिट का, हाँ ये दोनों रेस्ट, और ऑफ कोड 6 बिट का है, तो 2 रेज़ टू पावर 6 कितना बनता है जी? 2 रेज़ टू पावर 6 कितना बनता है? 64 64। इसका मतलब 64 डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है मिप्स, 65 नहीं कर सकता। मिप्स सिर्फ 64 डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ओके, 5 बिट का ये हो गया, 5 बिट का ये हो गया। अच्छा, 5 बिट का आगे एक रजिस्टर है जिसको कहते हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर, जहाँ पे रिजल्ट अगर एडिशन कर रहे हैं तो एक ऑपरेंड यहाँ से आएगा, एक ऑपरेंड यहाँ से आएगा और रिजल्ट इस रजिस्टर में स्टोर होगा। ये भी 5 बिट का, क्योंकि 32 में से एक रजिस्टर होगा। उसके बाद दो चीज़ें हैं, एक है शिफ्ट अमाउंट, SHAMT। शिफ्ट अमाउंट ये बताएगी कि बात कुछ इंस्ट्रक्शन होती है शिफ्ट की और उनको इस तरह हम लिखते हैं लेसर देन या ग्रेटर देन के 2 दो दफ़ा अगर ये साइन लिख दें, मसलन x लेस देन 2 तो x को 2 टाइम शिफ्ट कर देगा। अगर हम लिखते हैं s ग्रेटर देन 2 तो उसको शिफ्ट राइट करेगा, शिफ्ट लेफ्ट करेगा, वो लेसर और ग्रेटर से पता चलेगा। तो थिंक इज कि ये शिफ्ट अमाउंट होगी कि कितना शिफ्ट करना है। अगर शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन है तो हम ऐड की भी पढ़ गए, सब्ट्रैक्ट की भी पढ़ गए, लोड वर्ड भी पढ़ा, स्टोर वर्ड भी पढ़ा, ऐड आई भी पढ़ा, SLT भी पढ़ा। एक नई इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है शिफ्ट, तो उसके लिए हो सकता है जो कोड हो SHT हो शिफ्ट, ठीक। तो शिफ्ट की अमाउंट कितनी है, कितना शिफ्ट करना है, वो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, शिफ्ट का समझ आया? यस सर आ गया। शिफ्ट की गुड ग्रेट वाओ। देन आगे है फंक्शन। अब फंक्शन 6 बिट का फंक्शन कोड होगा। अब डिफरेंट वो फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं उनके अंदर, इनके आगे जाके हम एग्जांपल देखते हैं कि मिप्स के अंदर कौन कौन से हमारे पास फंक्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अगेन के 6 है तो इसका मतलब 64 डिफरेंट फंक्शंस होंगे। अब ये तो है एक जर्नल इसकी डिवीजन ना, ये हर इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम यही चीज़ें उसके अंदर आएंगी। अगर एडिशन किया तो पहली 4 चीज़ें होंगी, आखिरी 2 चीज़ें नहीं होंगी। अगर शिफ्टिंग किया तो फॉर एग्जांपल पहली 2 चीज़ें होंगी, फिर शिफ्ट अमाउंट होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है कि एक 32 बिट के इंस्ट्रक्शन के अंदर डाटा किस तरीके से डिवाइड होगा, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक ही जगह पे 3 फॉर्मेट दिखा दिए गए हैं। पहला है R टाइप का फॉर्मेट जो कि हमने अभी देखा है, ठीक। SA स्टैंड फॉर शिफ्ट अमाउंट। दूसरा है I टाइप का फॉर्मेट जो इमीडिएट वाला था, जो कि हम पहले देख चुके थे कि ऑपरेशन होगा एक रजिस्टर का, फॉर एग्जांपल लोड वर्ड स्टोर वर्ड है तो एक रजिस्टर बेस एड्रेस होगा इसके अंदर जिस एड्रेस में लोड वर्ड स्टोर वर्ड करना है उस रजिस्टर का एड्रेस होगा और यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट वैल्यू होगी। तो इस तरह के फॉर्मेट को कहते हैं आई फॉर्मेट, इमीडिएट फॉर्मेट। और ये है आर फॉर्मेट, मसलन ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, इसमें रजिस्टर ज्यादा हैं इसलिए इसको कहते हैं रजिस्टर फॉर्मेट, 3 रजिस्टर हैं इसमें। एक और फॉर्मेट होता है जे फॉर्मेट, जे स्टैंड फॉर जंप फॉर्मेट, ये मेमोरी के एड्रेसिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जे फॉर्मेट में क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेशन होता है कि जंप कर जाओ और किस जगह पे, इधर पूरा का पूरा एड्रेस एग्जैक्टली हम बता देते हैं कि मेमोरी में 1219 लोकेशन पे जंप कर दो, तो पूरा एड्रेस हम बता देते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कब इस्तेमाल होता है, जब हम अपने प्रोग्राम में लूपिंग करते हैं ना, हम कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमने फॉर लूप लगाया और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर लूप की बॉडी है, तो जैसे हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो सी में तो फौरन कमांड ऑटोमेटिकली इधर चली जाती है वापस, फिर कंडीशन चेक करती है, फिर इसको एग्जीक्यूट करती है, इस तरह एग्जीक्यूट होता रहता है। लेकिन असेंबली के लिए हम जंप की इंस्ट्रक्शन इधर लगाएंगे, जंप टू दिस इंस्ट्रक्शन नंबर, तो वो उस इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, उस पे जंप कर जाएगा और वो कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये जंप की एक और इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है। तो ये जंप इंस्ट्रक्शन कहाँ पे यूज होती है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई? समझ आई Yes, sir. सर।
मुझे नहीं समझ आई। जी दोबारा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल फॉर लूप आप लोगों ने पढ़ा है ना, फॉर लूप। यस सर। फॉर लूप की एक बॉडी होती है ना, ये फॉर एग्जांपल फॉर लूप के अंदर 10 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। जब फॉर लूप एंड हो जाता है तो दोबारा कंट्रोल किधर चला जाता है, ऊपर जहाँ पे फॉर लिखा होता है, वहाँ पे वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा ये लूप चल पड़ता है, फिर वापस चला जाता है, फिर दोबारा ये लूप चल पड़ता है। तो इस तरीके से लूप चलता है। लेकिन असेंबली की प्रोग्रामिंग में तो लूप्स नहीं होते। उसके लिए लूपिंग करने के लिए क्या करते हो आप, यहाँ पे लिख देते हो जंप की इंस्ट्रक्शन कि जंप कर जाओ। फॉर एग्जांपल ये है 3, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के ऊपर जंप कर दो, तो यहाँ से वो जंप करते इधर चला जाता है। तो ये एग्जांपल जो है ये जंप इंस्ट्रक्शन कि इसमें आप क्या करते हो, ये जैनब अपना मैप बंद कर दें। जैनब आपकी आवाज़ आ रही है? राइट। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या करती है कि ये इंस्ट्रक्शन जंप करवा देती है एक टारगेट एड्रेस के ऊपर। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन को कहते हैं जंप टाइप इंस्ट्रक्शन, जंप फॉर्मेट। तो समझ आइए? यस सर, आप समझ आ गए। एक डिज़ाइन प्रिंसिपल आ गया हमारे पास एक और, जिसको हम कहते हैं गुड डिज़ाइन डिमांड्स गुड कंप्रोमाइजेस। कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब हम ये समझते हैं अच्छा डिज़ाइन वो है जिसमें सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा डिज़ाइन वो नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो। अच्छा डिज़ाइन हो सकता है कि जो फास्ट हो वो अच्छा डिज़ाइन। तो हमेशा डिज़ाइन की कम्प्लेक्सिटी और डिज़ाइन के स्पीड, इन दोनों में किसी एक पे हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अच्छा डिज़ाइन वो होता है जिसमें अच्छे कंप्रोमाइज़ेस। तो मीटिंग का टाइम हमारे पास एंड होने लगा। क्विकली हम एक और लेकिन इसका कवर नहीं कर पाएंगे एग्जाम्पल, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो लेट्स आस्क। नो सर। ओके, तो चीज़ों को यहाँ पे हम क्विट करते हैं फॉर टुडे एंड पॉसिबली फॉर एवर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम विद मी। और होपफुली आप लोगों को मैंने कहा है मंडे से एक नया इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, तो वो आप लोगों से कंटिन्यू करेगा। और अगर उस इंस्ट्रक्टर से मेरी बात हुई तो मैं उनको समझा दूंगा कि मैंने ये चीज़ें कवर करा दी हैं, वरना आप लोग उन्हें बता देना कि हमने ये कवर कर लिया है। थैंक्स टू यू थैंक सर, यू। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा टाइम दिया और अच्छा एक्सप्लेन वेलकम। किया थ्रू आउट टाइम। जी अपनी दुआ में याद रखना। और इन एनी टाइम, कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को अगर इफ़ आई कैन हेल्प यू आई विल बी हैप्पी फॉर दैट। तो काइंडली यू कैन एक्सेस मी। मैंने अपने वेबसाइट का आप लोगों को लिंक दिया है, मेरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाएगी। तो मैं 1-2 दिनों में वहाँ पे लिख दूँगा कि मैं अब करंटली कहाँ पे हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बिम्स के पढ़ा है, यू आर द बेस्ट क्लास।